हेलो बच्चों, वेरी 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 वेलकम ऑन दिस लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों, सेकंड लेक्चर है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखेंगे और लाइन टू लाइन देखेंगे कि स्ट्रक्चर होता ही कैसा है भाई। ठीक है, सो ओके एंड स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर। तो भाई, एज वी have discussed that the enzyme are three-dimensional globular protein. Every enzyme especially react with a special substance called substrate. देखें, आपको हमने बताया था कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ है, उसके अंदर स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन का होता है। तो यहाँ पे देखें तो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स इन नेचर है, तो वो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं। तो इसी तरह अमाइनो एसिड की जो है वो लॉन्ग चेन क्रिएट होती है, फोल्ड होती है, क्वाइल्ड होती है। ठीक है, देखें यहाँ से इस तरह अमाइनो एसिड की क्या होती है, चेन जो है वो चेन बनती है, वो फोल्ड क्वाइल्ड होती है, हेलिक्स बनाती है। ठीक है, अ, ठीक है, तो इस तरह हेलिक्स बनता है। ओके, तो अब बात कर रहे हैं कि एंजाइम के साथ जो रिएक्ट करते हैं सबस्टेंस, एंजाइम के साथ जो सबस्टेंस रिएक्ट करते हैं, उन रिएक्ट सबस्टेंस को हम जो है वो सबस्ट्रेट कहते हैं, जो कि एंजाइम के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं। भाई देखें यहाँ पर, अब देखें ये सबस्टेंस है जो कि इस एंजाइम के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक कि सबस्टेंस जो कि सबस्ट्रेट है, जो कि एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, और ये थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, पता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ओके, तो अब देखें एक्टिव साइट। हाँ, अब जहां पे सबस्ट्रेट्स आकर एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, जो साइट होती है जिस साइट पे आकर सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है, सबस्ट्रेट आकर रिएक्ट करता है, उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो इसी स्ट्रक्चर में से में आप देखें एक्टिव साइट को दिखाया दिया गया है, हमने आपको दिखाया है कि ये देखें भाई कि ये एक्टिव साइट है। ठीक है, इनकी एक्टिव साइट है एंजाइम की, जहां पे ये सबस्ट्रेट्स आके रिएक्ट कर रहे होते हैं। ओके, क्लियर। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक्टिव साइट समझ गए क्या होती है, ऐसी साइट जहां पे सबस्ट्रेट आके रिएक्ट कर रहे हो, वो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है। अच्छा ठीक है भाई, क्लियर है। ईच एंजाइम हैज अ स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट। अब देखें, हर सबस्ट्रेट सॉरी, हाँ, जो सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो एंजाइम के पास जो है वो उन सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए चार्ज प्लेस्ड स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है। क्या होता है, ताकि ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि चार्ज प्लेस होता है। एक मिसाल है, एंजाइम ऐसा है जिसपे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वाला सबस्ट्रेट जो है वो आकर फिट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी चार्ज प्लेस भी जो है वो एंजाइम के पास मौजूद होती है, जहाँ पे सबस्ट्रेट्स आके फिट होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम एक्टिव साइट कह रहे होते हैं, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री होता है इस शेप टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। भाई जैसा शेप होता है सबस्ट्रेट का, भाई अगर नेगेटिव नेगेटिव वाला है तो एंजाइम पॉजिटिव पॉजिटिव वाला होगा, चार्ज प्लेस फिट क्या होगी उसकी एक्टिव साइट पे, पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। अगर सबस्ट्रेट पॉजिटिव पॉजिटिव वाला है तो एंजाइम हमारे पास चार्ज उसके पास क्या होगी, नेगेटिव नेगेटिव एक्टिव साइड पे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री शेप होता है। ओके, द चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट, जो चार्ज है और शेप है एक्टिव साइट की, इज फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड, पता है हमें।
कि अब ये जो चार्ज होती है और जो एक्टिव साइट का शेप बनता है ये अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। हमें पता है 3 ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, और यहाँ पे जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर जो बना रहे होते हैं, और अमाइनो एसिड की चेन बनती है जहाँ पे चार्ज और ये शेप जो है वो एक्सिस टाइप के अमाइनो एसिड जो है वो चार्ज और शेप जो है वो एक्टिव साइट की बना रहे होते हैं। ठीक है, सो ओके is formed by some amino acid present in the polypeptide chain of the active site of enzyme। ठीक है, क्लियर है। the amino acid which form active site uh, come close to arrange in a specific way to coil and foil within a globular symmetry। क्लियर पॉइंट, ये आपको पता है कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं, फॉइल होते हैं, फोल्ड होते हैं, कॉइल होते हैं, ग्लोबुलर सिमेट्री बना देते हैं एक्टिव साइट में जो है वो उसको आके उसके पास जो है वो एक्टिव साइट को बनाते हैं ये अमाइनो एसिड। ठीक है, अरेंज होकर। ओके, क्लियर। अब देखें आगे कह रहा है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज टू रीजन। क्या कह रहा है कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उसके पास दो रीजन होते हैं। नंबर 1 बाइंडिंग साइट, नंबर 2 कैटालाइटिक साइट। अब बाइंडिंग साइट क्या है, कैटालाइटिक साइट क्या है, देखें जो बाइंडिंग साइट है इज द रीजन, ये वो रीजन है ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का बाइंडिंग साइट वो रीजन है हुज अमाइनो एसिड मेक टेम्पररी बॉन्ड, जहां पे अमाइनो एसिड जो है वो टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं, जो कि बाद में टेम्पररी यानी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है कुछ वक्त के लिए। ठीक है, विथ सबस्ट्रेट, अमाइनो एसिड एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है जो कि टेम्पररी बॉन्ड होता है, उसे बाइंडिंग साइट कहते हैं। On the other hand, some amino acids are responsible for catalytic site activity. Sorry, catalytic activity. Therefore, it is called catalytic site. अब देखिए, अब मेरे हाथ को इमेजिन करें। इमेजिन किया, मान लो ये एक एंजाइम। अब एक एंजाइम के पास दो ग्रुप्स मौजूद होते हैं। एक एंजाइम के पास कितने ग्रुप मौजूद होते हैं? 2। अब मान ले इस ग्रुप में ये जो हमारा फिंगर है, फिंगर जो ग्रुप है, दिस इज आपकी कैटालाइटिक एक्टिविटी, ये सबस्ट्रेट को कैटालिस्ट करेगा, सबस्ट्रेट को क्या करेगा, कैटालिस्ट करेगा। ठीक है, समझ लिया, समझ लिया इसको, क्या है कैटालाइटिक एक्टिविटी, कैटालिस्ट करेगा, ये कैटालाइटिक साइट है, कैटालिटिक साइट है एंजाइम की, वो रीजन है। ठीक है, दूसरा है ये वाला सरफेस, ये जो है वो बाइंडिंग साइट है जो कि जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। तो ये मान लें आपका सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट आया, अब ये एंजाइम को इंड्यूस करेगा, भाई मेरे जैसी शेप बना ताकि मैं तेरे पास आ जाऊं। उसने शेप बना दिया, चार्ज प्लेस शेप सब मेंटेन कर दिया एंजाइम ने, वो ऐसे आ गया एंजाइम और सबस्ट्रेट आके फिट किया गया, सबस्ट्रेट फिट गया। अब जो नीचे वाला ग्रुप होता है ये वाला, देखें ये वाला, ये क्या करेगा, कैटालिस करेगा इस सबस्ट्रेट को, इस सबस्ट्रेट को क्या करेगा, कैटालाइज करेगा। इसको कैटालाइज करने का ये ग्रुप होता है जिसे हम एक्टिविटी एंजाइम कह रहे होते हैं, कैटालिस्ट करते हैं ये जो सबस्ट्रेट को। ठीक है, कैटालिक एक्टिविटी, ओके, ये परफॉर्म कर रही होती है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया किसे कहते हैं कैटालाइटिक साइट और किसे कहते हैं बाइंडिंग साइट, क्लियर हो गया। ओके, अब देखें आगे चलते हैं। तो अब स्ट्रक्चरल पार्ट आ रहा है। ओके, इसमें कह रहा है बी साइड एक्टिव साइट some enzyme are completely made up of protein only while the other enzyme are made up of protein and non protein part। कह रहा है कि जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, एक्टिव साइट, इंपॉर्टेंट टू नोट दिस पॉइंट कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो तो प्रोटीन की कंप्लीटली ही बनी हुई होती है। एंजाइम की एक्टिव साइट तो सिर्फ प्रोटीन की ही बनी होती है, पर एंजाइम खुद हो सकता है कि वो प्रोटीन का भी बना हो, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है उसके अंदर, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट का बना हुआ एंजाइम हो सकता है, पर उसकी जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सिर्फ प्रोटीन पार्ट की बनी हुई होती है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखें, these enzymes are called conjugated enzymes। उन एंजाइम को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम किसे कहते हैं, ऐसे एंजाइम जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट हो, एंजाइम बना रहे हो, ऐसे एंजाइम को हम कॉन्जुगेटेड
एंजाइम कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्लियर। अब देखें, जो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है इज कॉल्ड कोफैक्टर। क्लियर, कि जो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम जो है वो कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोफैक्टर। अब कह रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट एंड परफॉर्म कैटालाइटिक एक्टिविटी। हाँ, कोफैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ जब आकर जो है वो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे आकर अटैच होता है तो कोफैक्टर्स जो होते हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है। और दे कोफैक्टर में बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हाँ, अब ये नोट करें पॉइंट कि कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब देखें कैसे। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में भी मेटालिक आयन, जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं हमारे पास, उनमें हमारे पास मेटालिक आयंस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? मेटालिक आयंस, जैसे कि कॉपर 2+। ठीक है, इस तरह से आयंस जो है वो आ जाती हैं हमारे पास। क्लियर पॉइंट? क्लियर? क्लियर है भाई? और क्या कह रहे हैं? दीज आर डिटेचेबल cofactor called activator because they get attached at the time of substrate binding। कि भाई ये डिटेचेबल होते हैं कोफैक्टर, इन्हें हम एक्टिवेटर्स कह रहे होते हैं क्योंकि ये उस टाइम आकर अटैच होते हैं जब सबस्ट्रेट्स बाइंडिंग के साथ जाकर अटैच हो रहे होते हैं, उस टाइम जो है वो कोफैक्टर आके अटैच हो रहे होते हैं। और ये एक्टिवेटर्स कहलाते हैं क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। क्लियर? और ये डिटेचेबल होते हैं मतलब रिसाइकलिंग प्रोसेस है। रिसाइकलिंग प्रोसेस है, रहता नहीं है, डिटेचेबल है। बनेगा फिर टूट जाएगा, बनेगा फिर वरी अलग हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता। एंजाइम केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं करता, ऐसा नहीं लेता, एंजाइम रिएक्शन नहीं करवाता। ओके, क्लियर है यहां तक? क्लियर है भाई? जवाब दें, क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है ना? सो ओके, अब देखें आगे कि अदर कोफैक्टर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब कुछ जो है वो दूसरे जो ऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोफैक्टर के दूसरे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में। कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोफैक्टर होता है हमारे पास कोएंजाइम, और दूसरा होता है प्रोसिंथेटिक ग्रुप। एक कोएंजाइम ग्रुप, दूसरा प्रोसिंथेटिक ग्रुप। देखें, जो कोएंजाइम ग्रुप होता है आर डेरिवेटिव ऑफ विटामिन। हाँ, ठीक है, विटामिन का डेरिवेटिव होता है ये कोएंजाइम। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कोफैक्टर का, जैसे कि लाइक निकोटीन और फ्लेविन, NAD हो गया और FAD हो गया। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ विटामिन होता है कोएंजाइम। ओके, क्लियर है? तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। क्लियर? दे बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। बिहेव जो करता है कोएंजाइम, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तौर पर बिहेव करता है। अटैच एट द टाइम, वो भी ये भी उसी टाइम आकर सबस्ट्रेट के साथ, उसी टाइम जा आके जो है वो अटैच होता है जब सबस्ट्रेट बाइंडिंग कर रहा होता है। तो इसीलिए ये भी डिटेचेबल है, यानी ये भी टेम्पररी बॉन्ड बना रहा है, किसी भी टाइम जा सकता है, परमानेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है इसके अंदर, भी टेम्पररी है। क्लियर? तो अब आगे देखें, यहां तक क्लियर। तो अब आगे देखें, हाँ, आगे कह रहा है
द अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज, दूसरा ग्रुप क्या था, प्रोसिंथेटिक ग्रुप, ठीक है। इट इज अ बॉन्डेड कोवेलेंटली एंड परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम, भाई ये एंजाइम का परमानेंट पार्ट बन जाता है प्रोसिंथेटिक ग्रुप जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, कोफैक्टर है, ये कोवेलेंटली बॉन्ड बनता है, बॉन्ड करता है एंजाइम के साथ और परमानेंट बॉन्ड बनता है, तो ये डिटेचेबल नहीं होते। एग्जांपल क्या है, डू नॉट डिटेच्ड, ये डिटेच नहीं होते हैं, ठीक है, दोबारा से डिटेच नहीं होते, जुड़ गए तो जुड़ गए भाई, क्लियर। एग्जांपल है मैग्नीशियम कंटेनिंग प्रोफायरन ऑफ क्लोरोफिल, तो बेटा ये जो एग्जांपल है ना, दिस एग्जांपल इज वेरी, आपके लिए कि ये इसका पार्ट नहीं है, इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कुछ और करना था और इन्होंने जो है वो एग्जांपल दे दी है दूसरी, ठीक है। यहाँ पे इन्हों को जो है वो डिफाइन करना था प्रोसिंथेटिक ग्रुप जो है वो परमानेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, आगे इनको एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरीके से बॉन्ड बनता है उनका, इन्होंने वो उठा के एग्जांपल दे दी, वो भी एग्जांपल कि भाई क्लोरोफिल के अंदर प्रोफाइन कंटेनिंग मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना, तो दिस इज नॉट अ एग्जांपल, हाँ, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम, यहाँ तक प्रोसेंटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। अब देखें, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है हमें पता है कि उसके अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, पर यहाँ पे बात कर रहा है द कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, अगर कोफैक्टर ही ना हो, ऐसा कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिसके अंदर कोफैक्टर ना हो, कोफैक्टर किसे कहते हैं, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम नहीं है, कोफैक्टर नहीं है, ऐसा कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है तो उसे हम ओपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ओपो एंजाइम। इट डज नॉट वर्क सेपरेटली, और ये सेपरेटली काम नहीं कर पाता, इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिवेटेड होता है एंजाइम, ये एंजाइम इनएक्टिवेटेड होता है ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कलेक्टिवली कॉल्ड होलो एंजाइम, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का इनएक्टिवेटेड एंजाइम होता है ओपो एंजाइम, ठीक है, विदाउट कोफैक्टर होता है ओपो एंजाइम, ठीक है। और जब इसके साथ कोफैक्टर आकर अटैच हो जाता है, जब इसके साथ कोफैक्टर कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टिवली हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो जो हमारे पास इनएक्टिवेटेड एंजाइम ओपो एंजाइम जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर जब आके इसके साथ अटैच होगा तो इन्हें हम कलेक्टिवली कॉल कहेंगे होलो एंजाइम, जो कि एक्टिवेटेड एंजाइम है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो कि एक्टिवेटेड एंजाइम है, होलो एंजाइम, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे चार्ट बॉक्स के अंदर कुछ पॉइंटें दी गई है, उसको समझ लेते हैं, क्लियर। अब देखें, चार्ट में बात कर रहा है कि पेप्सिन is an enzyme secreted by gastric gland of stomach in inactive form पेप्सिनोजिन, ठीक है। हमारा जो ये स्टमक होता है, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो एंजाइम को सीक्रेट करते हैं पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होती है, एक्टिव नहीं होते पेप्सिनोजिन, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, इनएक्टिव होते हैं पेप्सिनोजिन, ठीक है। ये सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ये सीक्रेट करते हैं, ठीक है। फिर जो पेप्सिनोजिन इज इनएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके साथ दूसरी जो है वो एक एडिशनल आ रही है पॉलीपेप्टाइड चेन एट इट एक्टिव साइट टू ब्लॉक, और उसकी एक्टिव साइट को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एडिशनल आ रही है, ठीक है। तो व्हेन पेप्सोजिन एक्ट विथ HCl, और इसी तरह ही फिर जो हमारा ये जहाँ जो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी यहाँ से जो है वो स्टमक में से जो है वो रिलीज होता है, तो पेप्सिनोजिन जो है वो एक्ट करता है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर, और जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो रिमूव्ड हो जाती है और ये एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे HCl काम क्या कर रहा है, कोफैक्टर का, मेरे भाई कोफैक्टर का काम कर रहा है ना, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो अदर एडिशनल है वो रिमूव हो जाती है और पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो पेप्सिन होता है ना वो एक्टिव एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, क्लियर, क्लियर। रिवाइज करें एक दफा, रिवाइज करें। अब देखें इसके अंदर हमने टोटली क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा देखें।
देखें हमने इसके अंदर स्टडी किया था, थोड़ा शॉर्टकट में रिवाइज करते हैं कि भाई जो एंजाइम होता है उसका स्ट्रक्चर थ्री ग्लोब्यूलर प्रोटीन, सॉरी थ्री डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन का होता है। और ये जो है वो इसके पास सबडिस्टेंस जो होता है उन्हें हम सबडिस्टेंस कह रहे होते हैं, और सब्सट्रेट कह रहे होते हैं। और सब्सट्रेट जहाँ पे आकर अटैच होते हैं उन्हें उस साइट को हम एक्टिव साइट कह रहे होते हैं, और उसके पास स्पेशल चार्ज प्लेस होते हैं ताकि जो सब्सट्रेट आके फिट हो सके। कॉम्प्लीमेंट्री शेप होता है, सब्सट्रेट की तरह ही होता है ये चार्ज का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आकर सब्सट्रेट जो एक्टिव साइट पर आके चार्ज प्लेस जो है वो वहाँ पे फिट हो जाती हैं सब्सट्रेट। ठीक है, और ये जो एक्टिव साइट है सिर्फ अमीनो एसिड यानी प्रोटीन की बनी हुई होती है, जबकि एंजाइम प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट का बना हुआ होता है। एंजाइम सॉरी अमीनो एसिड जो है वो कॉइल एंड फाइल होके हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ओके क्लियर है। तो इसी तरह ही जो है वो आगे प्रोसेस चलता है। तो वो दो रीजन होते हैं, एक्टिव साइट के बाइंडिंग और कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है। तो एक साइड आपको बताया दिया था कि बाइंडिंग साइट है जहाँ पे जो है वो सब्सट्रेट आके टेम्परेरी बॉन्ड बना रहा होता है अमीनो एसिड के साथ। ठीक है, और एक्टिव साइट पे जो अमीनो एसिड मौजूद होते हैं उनके साथ। दूसरा जो है वो कैटालाइटिक ग्रुप होता है जो कि एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, कैटालाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, कैटालाइटिक साइट पे। दूसरा ये पॉइंट आपको समझाई थी कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है उसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। अगर जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसे कोफैक्टर कहते हैं, और ये जो है वो अटैच हो रहा है एक्टिव साइट के साथ और कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहा होता है। और जो कोफैक्टर होता है उसको मजीद जो है वो हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के अंदर हमारे पास मेटालिक आयंस आ गई, वो डिटैचेबल कोफैक्टर होते हैं, ये एक्टिवेटर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। और जो है वो उसी टाइम पर आके बाइंड होते हैं जब सब्सट्रेट आके बाइंड होते हैं। ठीक है, और अब ये पॉइंट नोट करें कि कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, इनको डिवाइड किया दो ग्रुप में, कोएंजाइम और प्रोसिंथेटिक ग्रुप में। कोएंजाइम भी डेरिवेटिव है विटामिन की, निकोटीन फ्लेविन और फ्लेविन के एग्जाम्पल है, और ये बिहेव करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर की तौर पर। तो ये भी उसी टाइम आके बाइंड होते हैं जहाँ पे जब सब्सट्रेट आके बाइंड होता है, और ये भी डिटेचेबल होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिक कोफैक्टर था हमारे पास प्रोसिंथेटिक ग्रुप, ये कोवेलेंटली परमानेंट बॉन्ड बना देता है एंजाइम के साथ, तो ये डिटेचेबल नहीं होता। ठीक है, और कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर होता है तो उसे हम ओपो एंजाइम कहते हैं, और ये जो है वो काम सेपरेटली नहीं करता। और जो एक्टिवेटेड एंजाइम होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का को एंड कोफैक्टर इज कलेक्टिवली कॉल्ड होलो एंजाइम। तो जब ओपो एंजाइम के साथ द कोफैक्टर अटैच होता है तो एक्टिवेटेड एंजाइम बनाता है जिसे हम हेलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल हमने समझी थी जिसके अंदर पेप्सिन की बात की रही थी कि पेप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक गिलैंड स्टमक से रिलीज होता है, और जब रिलीज होता है तो ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, पेप्सिनोजिन होता है। और जब पेप्सिनोजिन जो है वो इसके अंदर एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रेजेंट होती है, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर रखी होती है उसने। ठीक है, और जब पेप्सिनोजिन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ एक्ट करता है तो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन रिमूव हो जाती है और ये एक्टिव बन जाते हैं पेप्सिन। ओके क्लियर। अब कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर देखें। अब इस स्ट्रक्चर में यही बात है कि देखें यहाँ पे देखें कि सब्सट्रेट है ये, और ये एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट पे ये सब्सट्रेट आके अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लें अटैच हो गए। जब अटैच हो गए तो आगे प्रोसेस होगा और ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ठीक है, और बाद में ये प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो अलग हो जाएगा और सब्सट्रेट एंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर सिमिलर इसी तरह है। अगर हमारे पास सब्सट्रेट है वो एक्टिव साइट पे अटैच होंगे, कन्वर्ट होंगे, और जो है वो फाइनली कंबाइंड होंगे, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इस तरह फिर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एक एंजाइम की एग्जांपल दिखाई दी है, ये जो एंजाइम है ना, ये बढ़िया एंजाइम की एग्जांपल है जो हमने पेप्सिन के अंदर पढ़ी थी। देखें तो इस स्ट्रक्चर को देखें कि देखें जो कोफैक्टर है, इस बॉल को देखें, ये कोफैक्टर है। दिस इज अ कोफैक्टर, ये कैटालिक साइट है और ये कोएंजाइम है। कैटालिक साइट पे कोएंजाइम हमने पता है
कि ये होता तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ग्रुप है, पर ये काम करता है इनऑर्गेनिक फैक्टर की तौर पर, तो ये डिटेचेबल होते हैं। ठीक है, कैटालिक साइट क्लियर। तो नीचे वाले हिस्सों को हम ओपो एंजाइम कहते हैं। ओपो एंजाइम कहते हैं जब इसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं होता। अब जब कोफैक्टर आ ही गया है तो ये होलो एंजाइम कहलाता है। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है, जिसमें हमने समझा कि एंजाइम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, और डिटेल में मेरे ख्याल से हमने क्लियर कर दिया है। तो फाइनली हम मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और वहां पे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, एंजाइम का मैकेनिज्म क्या होता है। सो ओके, बाय देन, मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लव यू ऑल ऑफ द गाइस।